गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग ज्योग्राफी में एनसीईआरटी का ज्योग्राफी है और उसका चैप्टर 4 है। और एनसीईआरटी का कौन सा ज्योग्राफी? तो प्रायोगिक ज्योग्राफी यानी प्रैक्टिस बुक, जिसमें मानचित्र यानी मैप के बारे में स्पेशली पढ़ाया जाता है। और यह क्लास 11 के लिए महत्वपूर्ण है। फिर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है या फिर उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं इससे। और अगर कोई एमए कर रहा है ज्योग्राफी से, उसके लिए भी उतना ही लाभदायक है। और साथ में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो और अगर वह अच्छे तरीक़े से पास करना चाहता है तो 1-2 क्वेश्चन तो आते ही हैं मैप संबंधित। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है इसमें, मानचित्र प्रक्षेप क्या होते हैं? दूसरा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा, मानचित्र प्रक्षेप क्यों बनाए जाते हैं? विभिन्न प्रकार के प्रक्षेप कौन कौन से हैं? किस क्षेत्र के लिए कौन कौन सा प्रक्षेप सर्वाधिक उपयोगी होता है? और इस अध्याय में हम इन सब अनिवार्य प्रश्नों के उत्तर भी जान जाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले मानचित्र प्रक्षेप का डिफिनीशन दिया है। तो देखिए, मानचित्र प्रक्षेप अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को समस्त पृष्ठ पर उतारना मानचित्र प्रक्षेप है। अब हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है। एक बार फिर से जान लेते हैं। अपना पृथ्वी क्या है, इस तरह का है मान लेते हैं, और यह 0 डिग्री की रेखा हो गई बीच में। ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। तो यह 0 डिग्री इक्वेटर, और फिर जो नॉर्थ टू साउथ इस तरह से यह 360 रेखाएं हैं जो क्या है, तो यह देशांतर है। और वहीं फिर कलर थोड़ा चेंज कर लें, और यह 0 डिग्री का समानांतर इस तरह से रेखाएं हैं, इसको कहा जाता है अक्षांश। यानी अंग्रेजी में जो लेटी है उसको लेटीट्यूड, और जो खड़ी रेखा है जो ब्लैक वाली उसको लॉन्गिट्यूड रेखा, यानी वह देशांतर। और यह जो 0 डिग्री यानी जो रेड वाला है वह अक्षांश, और जो ब्लैक वाला हो गया वह देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो आगे देखते हैं, इसे गोलाकार पृष्ठ से अक्षांशों और देशांतरों के जाल को समतल सतह पर स्थानांतरण के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि वह तो ग्लोब है, पृथ्वी को बांटा गया है, लेकिन अगर किसी को सिंपल प्लेन पेपर पर जानना हो तो कैसे जानेगा? उसके लिए यह लाभदायक है। हम लोग यह भी जानते हैं कि अपना पृथ्वी कैसा है, तो वह चिपटा नहीं है। यानी जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह चपटी नहीं है। यह गोलक की तरह ज्यूआइड है। क्या आकार का है? यानी पूरा गोल नहीं है लेकिन गोलाकार है। ग्लोब पृथ्वी का सबसे अच्छा प्रतिरूप माना जाता है। वह 3D प्रतिरूप है। यह त्रिविमीय में 3 डायमेंशनल है। ग्लोब के इसी गुण के कारण महाद्वीपों एवं महासागरों के सही आकार एवं प्रकार को इस पर दिखाया जाता है। यह दिशा एवं दूरी की भी सही जानकारी प्रदान करता है। कौन? तो ग्लोब की बात हो रही है। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के द्वारा विभिन्न खंडों में विभाजित होता है, डिवाइड होता है। क्षैतिज रेखाएं अक्षांश, यानी इस तरह की रेखाएं क्या हो गया, अक्षांश, और ऊर्ध्वाधर रेखाएं ये देशांतर हो गया। आगे बढ़ते हैं, यह दिशा एवं दूरी की भी सही जानकारी प्रदान करता है। और ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के द्वारा विभिन्न खंडों में विभाजित होता है। और क्षैतिज रेखाएं अक्षांश के समानांतर एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं देशांतर के यमोत्तर को दर्शाती है। इस जाल को रेखा जाल यानी ग्रेडिक्यूल के नाम से भी जाना जाता है। यह जाल मानचित्रों को बनाने में सहायक होता है। रेखा जाल को समस्त सतह पर खींचना ही प्रक्षेप कहलाता है। यानी जो ग्लोब है, जो पृथ्वी है, वो हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर रेखा है, ऐसा थोड़े है कि पृथ्वी पर कहीं भगवान ने उसको बना दिया हो, नहीं, वो सब काल्पनिक है। मानव ने अपने जानने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए इन सब की कल्पना कर डाला। इन्हीं सब को अगर किसी ब्लैंक पेपर पर उतारना हो, व्यवस्थित करना हो और बताना हो कि कोई इलाका कहाँ, जैसे कि भारत कहाँ है। हम लोग जानते हैं कि भारत है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में भारत का मानक समय है। इसी तरह भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और उत्तरी गोलार्ध में किधर है भारत? तो पूर्वी क्षेत्र में है, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। तो मान लेते हैं बीचों बीच 0 डिग्री है, और यह नॉर्थ
टू साउथ है। तो भारत कहाँ होगा? भारत है इसके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है। लेकिन भारत 23.5 डिग्री मकर रेखा कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, यानी भारत है, मान लेते हैं कि यहाँ भारत होगा। तो इसी सब के लिए ये क्या है, तो अंकीय गणना करने के लिए ये सब जाल बनाया गया। लेकिन एक ग्लोब की अनेक सीमाएं होती हैं, यह महंगा होता है, इसे न तो आसानी से किसी जगह ले जाया जा सकता है, न ही छोटी छोटी जानकारियां इस पर दिखाई जा सकती हैं। ग्लोब पर यमोत्तर अर्धवृत्त एवं समानांतर पूर्णवृत्त होते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं है वो इस तरह से होगा, 0 डिग्री सबसे बड़ा वृत्त, उससे छोटा वृत्त, उससे छोटा, इसी तरह से होते हुए 0 डिग्री क्या होगा, तो एक वह पॉइंट हो जाएगा। यह इसी तरह यानी नॉर्थ में गए, इसी तरह साउथ में भी जाएंगे इसे नीचे, तो 0 डिग्री सबसे बड़ा और 90 डिग्री पॉइंट के रूप में ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं वह क्या है, सब 360 संख्या है और सब के सब समान है, और सब 180 डिग्री का है एक है, तो दो को मिला दीजिएगा तो 360 डिग्री का हो जाएगा, और यमोत्तर रेखाएं सब समान हैं। तब वे सीधी या वक्र परिच्छेदी रेखाएं बनाते हैं। जो अगर हम लोग उन्हें समतल या सतह पर स्थानांतरित करेंगे तो कैसे खींचेंगे, वही हमने बताया कि वह एक ग्रिड पैटर्न के रूप में फॉलो करेगा। यानी यह समानांतर क्या हो गया, अक्षांश रेखाएं, और यह ऊर्ध्वाधर रेखाएं देशांतर रेखाएं हो गई। मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता क्यों है? अब बात आता है कि मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता क्यों पड़ेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। देखिए, मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता मुख्यतः इसलिए पड़ती है क्योंकि ग्लोब पर छोटे स्थानों के विस्तृत विवरण को देखने में कठिनाई होती है। इसी प्रकार ग्लोब पर दो प्राकृतिक प्रदेशों की तुलना करना आसान नहीं है। इस कारण समतल पृष्ठ पर बड़ी मापनी के मानचित्रों के सही चित्रण की आवश्यकता होती है। अब समस्या यह है कि अक्षांश एवं देशांतरों की इन रेखाओं को समतल सतह पर कैसे स्थानांतरित किया जाए। यदि हम एक समतल पृष्ठ को ग्लोब पर चिपकाएं तो यह एक बड़े भाग पर बिना विकृत के सतह के अनुरूप नहीं बैठेगा। देखिए, यह क्या है, पृथ्वी है यानी ग्लोब। अब हमको इसको खोलकर इस समतल पृष्ठ पर इसको फैला देना है। तो अगर हम लोग ऊपर तो पतला गोला हो गया तो यह कैसा होगा, यह कुछ यह इस तरह से होगा। लेकिन हमको बनाना कैसा है, हमको तो इस तरह के बराबर बनाना है, अतः इसमें कुछ डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। ग्लोब के केंद्र से प्रकाश डालने पर प्रक्षेपित छायांकन ग्लोब पर कागज के स्पर्श बिंदु या स्पर्श रेखा से दूर विकृत हो जाएगा। स्पर्श बिंदु या स्पर्श रेखा से बढ़ती दूरी के साथ साथ विकृति में वृद्धि हो जाती है। इसलिए ग्लोब से शुद्ध आकार, प्रकार एवं दिशा जैसे गुणों को कागज पर उतारना लगभग असंभव है, क्योंकि ग्लोब एक विकासनीय पृष्ठ नहीं है। यानी हम लोग कोई गोला चीज़ है उसको खोलकर पूरा हम हूबहू एक A4 साइज पृष्ठ मान लेते हैं, उसमें उसको नहीं फिट कर सकते हैं। माननीय यहाँ देखिए, मानचित्र प्रक्षेप में हम पृथ्वी के किसी भी भाग को उसके सही आकार एवं विस्तार में दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विकृति किसी न किसी रूप में अति आवश्यक है, यानी विकृति हो ही जाएगी। इस विकृति को दूर करने के लिए कई विधियां सुझाई गई हैं तथा उनके आधार पर अनेक प्रकार के प्रक्षेप बनाए गए हैं। इसी कारण मानचित्र प्रक्षेप को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है कि यह अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को ग्लोब से समतल कागज पर स्थानांतरण करने में अपनाई गई विभिन्न विधियों का अध्ययन है। कुछ शब्दावली है, थोड़ा देख लेते हैं। बृहत वृत्त, यह क्या होगा, यह दो बिंदुओं के बीच की लघुत्तम दूरी को दर्शाता है, जिसका उपयोग प्रायः वायु परिवहन एवं नौ संचालन में किया जाता है। बृहत वृत्त मतलब यह दो बिंदु है उसके बीच का जो न्यूनतम दूरी है उसको ये दिखलाता है। मानचित्र प्रक्षेप, यह गोलाकार सतह को समतल सतह पर स्थानांतरित करने की एक पद्धति है। किसी सुविधाजनक मापनी पर गोलाकार पृथ्वी या उसके किसी अंश की अक्षांश, समानांतर एवं देशांतर यमोत्तर रेखाओं के जाल को समतल सतह पर स्थानांतरित करने का यह व्यवस्थित एवं कार्यबद्ध कार्य होता है।
क्योंकि यह ग्लोब है। ऊपर 0 डिग्री हम लोग जानते हैं कि देशांत अक्षांश रेखा यहाँ पर पॉइंट हो गया और यह सबसे बड़ा वृत्त है 0 डिग्री। अगर इसको खोला जाएगा तो जो ऊपर 0 डिग्री पहले पॉइंट था यह भी, तो अगर हम लोग बनाएंगे तो इस तरह का मैप बना देते हैं। तो क्या यहाँ पर तो इलाका वास्तव में कम छोटा था, लेकिन जब मैप बना तो यह भी विषुवत रेखा के बराबर ही बन गया, यानी इसमें विसंगति आ गई। यथाकृतिक कहाँ गया, यथाकृतिक प्रक्षेप, यह प्रक्षेप जिसमें धरातल के किसी क्षेत्र की यथार्थ आकृति बनाए रखी जाती है, यानी कि अब हम लोग इसमें अनुपात का प्रयोग करेंगे, रेशियो का इस्तेमाल करेंगे, ताकि उससे इसमें जो अंतर आएगा उस अंतर को कम करने की कोशिश की जाएगी। लेक्सोड्रोम या रब रेखा, लेक्सोड्रोम या रंभ रेखा यह क्या है, यह मर्केटर प्रक्षेप पर खींची गई सीधी रेखा है जो एक स्थिर दिक्मान वाले दो बिंदुओं को जोड़ती है। नौ संचालन के दौरान दिशा निर्धारण में यह अत्यंत सहायक होती है। कौन तो, लेक्सोड्रोम, याद कर लीजिए। और सम क्षेत्र प्रक्षेप, ऐसा प्रक्षेप जिसमें अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का रेखा जाल इस प्रकार से बनाया जाता है कि मानचित्र पर प्रत्येक चतुर्भुज क्षेत्रफल में ग्लोब पर स्थित संगत चतुर्भुज के ठीक बराबर हो। इस शुद्ध क्षेत्रफल, इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग इसे शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप कहा जाता है। उसका क्या नाम है, तो सम क्षेत्र प्रक्षेप। आगे बढ़ते हैं। मानचित्र प्रक्षेप के कुछ तत्व यानी उसका एलिमेंट होता है। तो देखिए क्या क्या एलिमेंट होगा। पहला, पृथ्वी का छोटा रूप। तो पृथ्वी के मॉडल को छोटी मापनी की सहायता से कागज के समतल सतह पर दर्शाया जाता है। इस मॉडल को पृथ्वी का छोटा रूप कहते हैं। पृथ्वी कितना बड़ा है और उसका हूबहू मैप बनाया जाए तो उसके लिए उतना बड़ा पेज ही नहीं होगा, और पेज भी होगा तो उस पेज को रखेंगे कहाँ, वह पेज किस फैक्ट्री में बनेगी, उस पेज को कौन बनाएगा, उस पेज पर कौन मैप पर जो कलम है वह कलम चलाएगा, इतना भयानक कौन कर पाएगा, वह असंभव है। इसलिए मानव ने अपने समझने के लिए एक इसका रेशियो निकाला। मान लेते हैं पृथ्वी और 100 यूनिट है, तो मानव एक उठाने में सक्षम है 0.1 यूनिट, तो वह मैप भी बना देगा, उस पर लिख देगा कि इसमें इसका 100 बराबर यहाँ पर 0.1 यूनिट माना जाता है। अतः इससे वह छोटा बना लेगा और हिमालय को भी दिखा देगा एकदम पॉइंट में, वह हिमालय हो गया। इस मॉडल को पृथ्वी का छोटा रूप कहते हैं। यह मॉडल लगभग गोलाभ होना चाहिए, जिसमें ध्रुव का व्यास विषुवतीय व्यास से छोटा हो, यानी ध्रुव का जो व्यास होगा, पृथ्वी ऐसा है यह 0 डिग्री, तो विषुवतीय व्यास कितना बड़ा है और ध्रुव का व्यास तो पॉइंट है, नॉर्मल सी बात है कि यह छोटा होना ही चाहिए। इस पर रेखा जाल को स्थानांतरित किया जा सके। दूसरा, अक्षांश के समानांतर। एक ग्लोब के चारों ओर स्थित वे वृत्त है जो विषुवत वृत्त के समानांतर एवं ध्रुवों से समान दूरी पर स्थित होते हैं। प्रत्येक समानांतर इसकी सतह पर स्थित होता है, जो कि पृथ्वी की धुरी से समकोण बनाता है। वे एक समान लंबाई के नहीं होते हैं, यानी अक्षांश रेखा की बात है तो 0 डिग्री इतना बड़ा, 23 डिग्री इस तरह से होगा, फिर 66 डिग्री इतना छोटा होगा और 90 डिग्री पर जाते जाते तो वह छोटा हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। इसका विस्तार ध्रुव पर बिंदु से लेकर विषुवतीय वृत्त पर गोलीय परिधि तक होता है। इसका सीमांकन 0 से 90 डिग्री नॉर्थ या दक्षिणी अक्षांशों में किया जाता है। देशांतर के यमोत्तर, यानी अब हम लोग अक्षांश पढ़ चुके हैं, अब यह देशांतर है, यानी कि यह नॉर्थ टू साउथ को मिलाने वाली रेखाएं हैं जो पूरे पृथ्वी पर समान होती हैं। ये अर्धवृत्त है जो कि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पर खींचे जाते हैं, जो विपरीत यमोत्तर एक वृत्त यानी सर्किल का निर्माण करते हैं। जो ग्लोब की परिधि होती है, प्रत्येक यमोत्तर अपनी सतह पर स्थित होता है, लेकिन ये सभी ग्लोब की धुरी के साथ एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। यद्यपि वास्तव में कोई मध्य यमोत्तर नहीं है, लेकिन सुविधा के लिए ग्रीनविच के यमोत्तर को 0 डिग्री मान लिया गया। अगर हम लोग चाहें तो आज दिल्ली को ही 0 डिग्री मान ले, ये मानने वाली बात है, जिसका मान 0 डिग्री देशांतर रखा गया है। यह पढ़ने में सुलभता के लिए किया गया। ग्रीनविच में ही ज़्यादातर उस समय के जो वैज्ञानिक खगोलविद थे वो उसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे और वहीं पर मीटिंग हो रहा था, इसलिए उसी को उन लोगों ने 0 डिग्री मान लिया। अन्य सभी देशांतरों के निर्धारण में इससे संदर्भ देशांतर का काम लिया जाता है, बस और कुछ बात नहीं है। दूसरा है, आगे देखिए, ग्लोब के गुण। चौथा, यह भी एलिमेंट महत्वपूर्ण है। तो मानचित्र प्रक्षेप बनाने में ग्लोब की सतह के
निम्नलिखित मूल गुणों को कुछ विधियों के द्वारा संरक्षित रखा जाता है। जैसे पहला, किसी क्षेत्र के लिए दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी, प्रदेश की आकृति, मैदान है, पहाड़ है, पठार है, सागर है, क्या चीज़ है, वह कैसा है, गोलाकार है, त्रिकोणीय है, चतुर्भुज है, वर्गाकार है, किस तरह का है, प्रदेश के आकार या क्षेत्रफल का सही माप, प्रदेश के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दिशा, वह किस साइड में है। अब आगे देखिए, मानचित्र प्रक्षेप मैप यानी मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण। निम्नलिखित आधारों पर मानचित्र प्रक्षेपों को वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, इसके बनाने का तरीका। बनाने की विधियों के आधार पर प्रक्षेपों को सामान्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला संदर्भ या असंदर्भ तथा रूढ़ अथवा गणितीय प्रक्षेप होगा एक, जिसमें डिजिट का इस्तेमाल होगा। संदर्भ प्रक्षेप विकासनीय पृष्ठ पर ग्लोब के यमोत्तर तथा समानांतर से बने जाल के प्रतिबिंब को प्रक्षेपित करके बनाया जाता है। असंदर्भ प्रक्षेप प्रकाश के स्रोत या प्रतिबिंब की सहायता के बिना बनाया जाता है, यानी उसमें हम लोग जो अक्षांश है क्या है, वह सूरज सेंट्रिक है, उसी के केंद्र में सूरज है। सूरज के निर्धारण से ही जहाँ अधिक प्रकाश हुआ 0 डिग्री, जहाँ कम प्रकाश हुआ 90 डिग्री। लेकिन असंदर्भ प्रक्षेप इसमें सूरज को मेन केंद्र में, सन को नहीं रखा गया है, यानी इसमें प्रकाश को आधार, प्रकाश के स्रोत को आधार नहीं माना गया है, जो कि समतल हो सकता है। गणितीय रूढ़ प्रक्षेप वे हैं जिनकी व्युत्पत्ति गणितीय गणना एवं सूत्रों के द्वारा होती है तथा प्रक्षेपित प्रतिबिंब के साथ इनका कम संबंध होता है। विकासनीय पृष्ठ, यह क्या है? विकासनीय पृष्ठ वह होता है जिसे समतल किया जा सकता है तथा जिस पर अक्षांश एवं देशांतरों के जाल को प्रक्षेपित किया जा सकता है, यानी कि यह हाइब्रिड मॉडल है। अविकासनीय सतह वह है जिसे बिना सिकोड़े, खंडित किए अथवा तोड़े मरोड़े चपटा नहीं किया जा सकता। ग्लोब या गोलाकार सतह में अविकासनीय पृष्ठ के गुण होते हैं, क्योंकि एक बार ग्लोब बन गया तो बन गया, अब उसको हम लोग उसमें सुधार न कर सकते हैं, उसको हम लोग मोड़ के कहीं नहीं ले जा सकते हैं। जबकि एक बेलन, शंकु तथा समतल में विकासनीय पृष्ठ के गुण होते हैं। विकासनीय पृष्ठ के गुणों के आधार पर प्रक्षेपों को बेलनी, शंकु तथा खम्भद्य प्रक्षेपों में वर्गीकृत किया जाता है। बेलनी प्रक्षेपों को बेलनाकार विकासनीय पृष्ठ का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। एक कागज का बना बेलन ग्लोब को लपेट लेता है तथा उस पर समानांतरों एवं यामांतरों को प्रक्षेपित किया जाता है। जब बेलन को काट कर खोला जाता है तब यह समतल कागज पर बेलनी प्रक्षेप के रूप में प्रकट होता है। एक शंकु प्रक्षेप ग्लोब के चारों ओर शंकु को लपेट कर खींचा जाता है एवं इस पर पड़ने वाले रेखा जाल की छाया को प्रक्षेपित किया जाता है। जब शंकु को काट कर खोला जाता है तब हमें चपटे कागज पर एक शंकु प्रक्षेप प्राप्त होता है। शंकु कैसा होता है? कुछ इसी टाइप का शंकु होता है। तब हमें चपटे कागज पर एक शंकु प्रक्षेप प्राप्त होता है। जब एक समतल सतह ग्लोब के किसी बिंदु को स्पर्श करता है तथा इस पर रेखा जाल को प्रक्षेपित किया जाता है तब खमध्य प्रक्षेप समतल सतह पर सीधे प्राप्त किया जाता है। सामान्यतः सतह को ग्लोब पर इस प्रकार रखा जाता है कि वह ग्लोब के किसी एक ध्रुव से स्पर्श करे, यानी पृथ्वी में ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ और इस तरह का गोला होता है, लेकिन हम लोग सामान्य बनाएंगे, इसको आधा बना देंगे, यानी इस तरह का बनाएंगे कि इसको एक ध्रुव को ही हम लोग केंद्र में रखेंगे, तब नहीं यह खुल सकता है। इन प्रक्षेपों को ग्लोब की सतह को स्पर्श करने की स्थिति के आधार पर अभिलंब, तिर्यक या ध्रुवीय प्रक्षेपों में उपवर्गीकृत किया जाता है। अगर विकासनीय पृष्ठ ग्लोब पर विषुवत पर स्पर्श करता है तो उसे विषुवतीय या अभिलंब प्रक्षेप कहेंगे। अगर वह विषुवत या ध्रुव के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखीय होता है तो इसे तिर्यक प्रक्षेप कहेंगे तथा अगर यह ध्रुव स्पर्शीय रेखा होता है तो इसे ध्रुवीय प्रक्षेप कहेंगे। तो समतल किया गया ग्लोब, और ग्लोब को समतल करेंगे तो इसी तरह का होगा, यानी नॉर्थ या साउथ ऊपर में है तो वह पतला होगा और उसका केंद्र होगा जो बीच में मोटा होगा। लेकिन दुख की बात है कि अगर पूरा में करेंगे तो पूरा में बीच में इस तरह का यह स्पेस आ जाएगा, तभी वह ओरिजिनल है। लेकिन क्या मैप इस तरह का कभी देखे हैं? ना देखे होइएगा। ग्लोब से समतल सतह पर परिवर्तन क्षेत्रफल, आकार एवं दिशा में विकृति पैदा कर देता है। इस तरह से होने पर आर्कटिक सर्कल के देश या दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका के देश का क्या होगा, उसका मैप कैसे बनाएंगे, समझने वाली बात है। तो इसे आगे देखिए,
यहाँ पर यह शंकु प्रक्षेप है। अगर इसको खोला जाए तो यह सही सलामत, यानी पृथ्वी का यह अगर आधा पृथ्वी बनाया जाए तो एक शंकु से आधा पृथ्वी का तो मैप सही सलामत बनाया जा सकता है। इसी को जोड़ दीजिए तो 2 बन जाएगा, लेकिन फिर बीच में डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगा। बीच में एक इधर होगा, अगर दूसरा सटाइएगा तो कैसे होगा, फिर दूसरा इस तरह से होगा, तो फिर उसमें बीच में इधर और इधर गैप उत्पन्न होगा। ग्लोब से समतल मानचित्र पर एक शंकु प्रक्षेप तो वह इस तरह से, और जो हम लोग मैप देखते हैं वह प्रायः इस तरह का होता है, यानी कि वह यथार्थ में विश्वसनीय 100% सही नहीं है। 100% सही अगर मैप बनेगा तो वह शंकु प्रक्षेप इस तरह का होगा, और अगर वह मानचित्र ग्लोब का अगर प्रक्षेप बनाएंगे हम लोग तो वह इस तरह से होगा, यानी पूरा में इस तरह का कटा फटा यह दांत की तरह निकला हुआ लगेगा। भूमंडलीय गुण तीसरा है। तो जैसा कि ऊपर वर्णित है, एक मानचित्र में 4 भूमंडलीय गुण जैसे क्षेत्रफल, आकृति, दिशा तथा दूरी की शुद्धता को संरक्षित रखा जाता है। जैसे भारत का क्षेत्रफल तो 32 लाख है समथिंग किलोमीटर है, वह एक्यूरेट पता होना चाहिए। दूसरा का आकृति, यानी भारत का जो मैप बनाएंगे वह किस तरह का मैप है वह सही होना चाहिए। फिर उसका दिशा कि भारत की स्थिति किधर है वह भी सही से, ऐसा ना कि बनाना चले उत्तर बन गया दक्षिण में। और दूरी का भी कि शुद्धता को सुरक्षित रखना चाहिए, यानी कि भारत का दूरी जो नॉर्थ टू साउथ है, ईस्ट टू वेस्ट कितना है उसका भी सही सही पैमाना होना चाहिए। लेकिन किसी भी प्रक्षेप में ये सभी गुण एक साथ नहीं मिल सकते, इसलिए आवश्यकता अनुसार प्रक्षेपों को इस प्रकार खींचा जाता है कि उनमें इच्छित गुण बने रहे। इस प्रकार भूमंडलीय गुणों के आधार पर प्रक्षेपों को समक्षेत्र प्रक्षेप, यथाकृतिक प्रक्षेप, समदूरस्थ प्रक्षेप में वर्गीकृत किया जाता है। समक्षेत्र प्रक्षेप को होमोलोग्राफीय प्रक्षेप भी कहा जाता है। यह वह प्रक्षेप होता है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न भागों को सही सही दर्शाया जाता है। यथाकृतिक प्रक्षेप वह है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की आकृति को सही सही चित्रित किया जाता है। किसमें, नाम में ही है यथाकृतिक, यानी जैसा है वैसा ही बनाओ। इसमें क्षेत्रफल की शुद्धता पर ध्यान रखे बिना आकृति को यथावत बनाए रखा जाता है, यानी क्षेत्रफल को त्याग दीजिए और जैसा हिमालय है वैसा ही बना दीजिए। दिगंशीय प्रक्षेप वह है जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है। दिग मतलब होता ही है दिशा, तो इसमें सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है। समदूरस्थ प्रक्षेप मतलब इसमें दूरी या मापनी की शुद्धता को बनाए रखा जाता है, किंतु ऐसा कोई भी प्रक्षेप नहीं है जो कि मापनी की शुद्धता को हमेशा सही बनाए रखे। आवश्यकता अनुसार कुछ चुने हुए समानांतरों एवं यमोत्तरों के साथ इसकी शुद्धता को बनाए रखा जा सकता है। और प्रकाश का स्रोत यह क्या है, तो प्रकाश के स्रोत की स्थिति के आधार पर प्रक्षेपों को नोमाटिक, त्रिविमीय एवं लंब कोणीय प्रक्षेप में वर्गीकृत किया जाता है। नोमाटिक प्रक्षेप मतलब प्रकाश को ग्लोब के केंद्र में रखकर प्राप्त किया जाता है। त्रिविमीय प्रक्षेप मतलब प्रकाश के स्रोत को समतल कागज के ग्लोब से सटे हुए भाग के विपरीत ग्लोब की परिधि में रखकर खींचा जाता है। ग्लोब के जिस बिंदु पर समतल सतह सटी होती है उसके विपरीत अनंत दूरी पर रखे प्रकाश के स्रोत के द्वारा लंब कोणीय प्रक्षेप खींचा जाता है। यानी कि सूरज क्या है, मान लेते हैं कि सूरज प्रकाश का एक स्रोत है, उसी तरह हम लोग कल्पना करेंगे कि एक टॉर्च या किसी का इस्तेमाल करेंगे और उसे किसी क्षेत्र पर, यहाँ मान लेते हैं प्रकाश का स्रोत है, इससे यह समतल क्षेत्र है, यहाँ पर इसको लाइट दिखाएंगे। तो जहाँ पर एकदम डायरेक्ट 90 डिग्री पर पड़े उसको बीच में मिडल बनाएंगे, यानी वह 0 डिग्री बना लेते हैं, और जिस तरह जिधर तिर्यक जाएगा उस आधार पर हम लोग वह मैप बनाएंगे। कुछ चुने हुए मानचित्र प्रक्षेप, यानी अब हम लोग मानचित्र प्रक्षेप के बारे में स्पेशली जानेंगे, तो वह हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।